Hello friends, this is Rani and welcome to Knowledge Shower. Our today's topic is the Cold War era. So in this video, we are briefly looking at what is Cold War and what was this entire period of Cold War era was all about. तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर का आरंभ कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कोल्ड वॉर का डेफिनेशन क्या है और कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है और इसके क्या मेजर फीचर्स हैं और इसकी समाप्ति कैसे हुई या फिर इसका अंत किस प्रकार से हुआ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में ट्यूशन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। यदि आप इनमें से कोई भी ट्यूशन क्लास लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे हमारे एप्लीकेशन नॉलेज सावर के माध्यम से जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम @knowledge_shower पर फॉलो भी कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि कोल्ड वॉर क्या था। परंतु दोस्तों, कोल्ड वॉर को समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कोल्ड वॉर का आरंभ कैसे हुआ और इसका बैकग्राउंड क्या था। तो कोल्ड वॉर को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा चलते हैं पीछे। तो कोल्ड वॉर का जो पीरियड है वो 1945 से लेके 1990s तक चला है। तो ये 45 साल का एक पीरियड है जिसको हम लोग कोल्ड वॉर एरा कहते हैं। ये पीरियड बेसिकली डिटरमाइन होता है हॉस्टिलिटी से, मतलब जो मनमुटाव था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक अंत होने के बाद ही ये कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत किस प्रकार हुआ? जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब्स जापान के 2 सिटीज में गिराए, जिसका नाम हिरोशिमा और नागासाकी था। उसने क्यों गिराए? यूएस कहता है कि मैंने बम इसलिए गिराए क्योंकि ये जरूरी था कि हम जापान को फोर्स कर सके, या फिर एक्सिस पावर, जो कि अलाइड पावर के विपरीत था। आप ये जानते होंगे दोस्तों कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच में लड़ा गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आरंभ 1939 यानी 1939 में हुआ और इसका अंत 1945 में हुआ। एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और यूएसएसआर था और एक्सिस पावर में इटली, जापान और जर्मनी था। तो और जैसे कि हम जानते हैं कि हिटलर ने जब सरेंडर किया 1945 में, उसके बाद इस पूरा विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वो उसका अंत हुआ और इसने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया था द्वितीय विश्व युद्ध ने। यहाँ तक कि पहले विश्व युद्ध से भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था दोस्तों। तो अब आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे ही जब बॉम्बिंग कर दी गई नागासाकी और हिरोशिमा में, तो यूएस कह रहा था ये जरूरी इसलिए था क्योंकि हम एलाइड एक्सिस पावर को रोक सकें, ताकि अमेरिका और एलाइड पावर के लाइफ्स और इनका रिसोर्सेस का और हनन ना हो। पर क्या यह बात सच थी कि यूएस का यही इंटेंशन था? नहीं दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि इसके ठीक बाद ही जो भी हिस्टोरियंस हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी क्रिटिक हैं, उन्होंने यूएस की काफी भारी निंदा की। क्यों निंदा की? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे, वो मानव जाति का एक विरोधी के रूप में देखा गया, क्योंकि पूरे मानव जाति को उसने झिंझोर कर रख दिया। क्यों झिंझोर कर रख दिया? क्योंकि हम सभी जानते हैं इस बॉम्बिंग के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पूर्णतः तबाह हो गया था और उसके बाद की भी जो सदियां हैं वहां पे इस बॉम्बिंग के कारण पीड़ित होती आई हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स में ऐसे
एलिमेंट्स होते हैं जिसने वहां पे काफी तबाही मचाई, और उस एलिमेंट्स के कारण वहां पे जेनेटिक्स चेंजेस आए और वहां पे बच्चे लूल्हे लंगड़े और बहुत ही डिसेबल्ड, जो स्पेशली एबल तरीके से वहां पे उनका जन्म होने लगा, और वो लोग काफी सफर करने लगे उस बॉम्बिंग के कारण, उस केमिकल रिएक्शंस के कारण। और पर क्रिटिक्स एक तो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे यूएस के इस मूव को क्रिटिक करता रहा। दूसरा, क्रिटिक्स कह रहे थे कि यूएस को बम नहीं गिराना चाहिए था। क्यों नहीं गिराना चाहिए था? क्योंकि जापान सरेंडर करने ही वाला था। पर यूएस ने इसको जापान को सरेंडर करने के लिए नहीं गिरवाया था, परंतु यह अपने आप को एक सुपीरियर स्टैंड में दिखाना चाहता था। ये क्या करना चाहता था? अपना सुपीरियोरिटी, सुप्रीमेसी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के सामने रखना चाहता था, और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में यह बताना चाहता था कि यूएस इज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन दिस वर्ल्ड। और इसका दूसरा कारण यह था कि यह यूएसएसआर को का क्रिटिक कर रहा था। क्यों क्रिटिक कर रहा था यूएसएसआर का? क्योंकि यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ ही जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशन है वहां पे अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के माध्यम से उनको अपने कंट्री के अंदर, रशिया जो था, यूएसएसआर जो था, अपने कंट्री के अंदर उनको एसिमिलेट कर रहा था और उनको अपने कंट्री के अंदर बोल रहा था कि आप हमारे कैंप में जुड़ जाइए। और यही यूएस को यह बात मंजूर नहीं हुई। यूएस ने क्या किया? यूएस ने भी अपना दाव चला, और यूएस ने भी क्या किया? उसने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अपना ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया। अब जब यूएस ने अपने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को अपना ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स का क्रिएशन हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक था यूएसएसआर के कब्जे में, वेस्टर्न ब्लॉक था यूएसए के कब्जे में। पर ये कब्जा कर क्यों रहे थे? ये कब्जा कर इसीलिए रहे थे क्योंकि दोनों ही पावर अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते थे, और यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में अपनी मतलब विश्व गुरु बनने की जो एक झड़प थी दोनों के बीच में कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, यह सिद्ध करने की जो झड़प थी वो इस ब्लॉक क्रिएशन के माध्यम से उभर कर आया। उन दोनों का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था, और दोनों का एक आइडियोलॉजिकल रीजन भी था। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो दोनों चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके अलायंस में जुड़ जाएं, उनके साथ ट्रेड करें, उनके साथ इकोनॉमिक एक्सचेंज करें, ताकि यूएस अपना इकोनॉमी और फ्लरिश कर सके। वहीं यूएसएसआर भी यही चीज चाहता था, पर दोनों के आइडियोलॉजी में बहुत ही अंतर था। वो अंतर क्या था? वो अंतर ये था कि एक सपोर्टर था कैपिटलिज्म का और दूसरा सपोर्टर था सोशलिज्म। तो दोनों ही अपना अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे, पर दोनों की नीति अलग थी। और एक चाहता था कि आप बुर्जुआ क्लास को लिबरलिज्म की जो विचारधारा है उसके अंतर्गत बुर्जुआ क्लास को आप आजादी दीजिए ताकि वो दूसरे नेशंस के साथ स्मूथली ट्रेड कर सके, और जो स्टेट होगा वो एक मिनिमल स्टेट होगा, लेजी फेरी स्टेट होगा, जो क्या करेगा? जो बुर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा ताकि वो लोग स्मूथली ट्रेड कर सके। और इससे क्या होगा? डेमोक्रेसी का इन्हांसमेंट होगा। और डेमोक्रेसी एक कोर कंसेप्ट के रूप में उभर कर आता है यूएसए के पार्ट में, जबकि सोवियत यूनियन क्या कहता है कि नहीं, स्टेट रन इकोनॉमी होगा, स्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे स्टेट मिनिमल रोल नहीं प्ले करेगा, स्टेट सुप्रीम रोल प्ले करेगा, और स्टेट के अंदर में ही पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाएगा, और उसके अंतर्गत ही यह सोशलिज्म को प्रोपगेट किया जाएगा। सोशलिज्म उनका एक टूल था कि सोशलिस्ट स्टेट है, और स्टेट क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी को, सारा एक्टिविटी को देख रहा है, और फिर
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी सबके बीच में इक्वल रिसोर्सेज को बांट रहा है। तो ये आपको एक आइडिया देता है कि किस प्रकार का आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पर अब दोस्तों हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर की, और तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम इसको कोल्ड वॉर कह क्यों रहे हैं। कोल्ड वॉर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोल्ड वॉर का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है हॉट वॉर से, जो कि एक्चुअल वॉर से। तो पहले हमको डिफरेंस समझ लेना पड़ेगा कि हॉट वॉर क्या होता है और कोल्ड वॉर क्या होता है। हॉट वॉर या फिर जो एक्चुअल वॉर, वो वॉर होता है जहां पे कोई भी दो देश की मिलिट्री या फिर अन्य कुप्स या कैंप्स की मिलिट्री डायरेक्ट एंगेजमेंट कर रही है और ऑन ग्राउंड फाइटिंग चल रहा है, एक्चुअल फाइटिंग चल रहा है। और यहाँ पे जो इन्फ्लिक्शन ऑफ वायलेंस बहुत ही लार्ज स्केल में हो रहा है, वास्तव में युद्ध लड़ा जा रहा है रणभूमि में, मिलिट्री इसका कोर कंपोनेंट होता है। और यह किस लिए लड़ा जाता है? मुख्यतः इसके कारण टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो सकते हैं और या फिर इंपीरियलिस्ट पॉलिसी हो सकती है। यदि मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूं तो जैसे कि इंडो पाकिस्तान वॉर था 1965 का, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे जुड़ा हुआ था, या फिर 1962 का इंडो चाइना वॉर था जो कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ था। और इसी प्रकार से आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉर ऑन टेररिज्म, एक नया वॉर आया कि टेररिस्ट कैंप्स में जाके अटैक करना है या फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म करना है। तो इस तरह के वॉर की परिभाषा बदली। पर यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे डायरेक्ट एंगेजमेंट हो रहा है हॉट वॉर के केस में, पर जबकि कोल्ड वॉर के केस में इनडायरेक्ट एंगेजमेंट होता है। ये एक स्टेलमेंट स्टेट ऑफ वॉर विद पोटेंट वेपन, यानी स्टेट्स वेपन्स को एक्युमुलेट करते जाते हैं कि यदि बाद में जाके कोई ऐसा सिचुएशन आए, डायरेक्ट वॉर करने की नौबत आए, तो वो आराम से ये डायरेक्ट वॉर कर सकते हैं। यहाँ पे जो वायलेंस का जो अगर आप देखें तो यहाँ पे माइन्यूट और लेस इन्फ्लिक्शन ऑफ वायलेंस होता है। ऐसा नहीं है कि वायलेंस होता ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोरियन वॉर के केसेस में वायलेंस हुआ था और वियतनाम वॉर के केसेस में भी वायलेंस हुआ था। जब कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था तो वायलेंस होता है, पर आप डायरेक्टली एक दूसरे पे वायलेंस नहीं कर रहे हैं, पर आप इनडायरेक्टली अपने कैंप्स के माध्यम से छोटे छोटे लेवल पे वायलेंस करते जाते हैं। कोई एक्चुअल फाइट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर हो नहीं रहा, तो इसी के लिए इसको कोल्ड वॉर कहा गया। बट ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे सिचुएशन में, कोल्ड वॉर के सिचुएशन में एक्चुअल वॉर हो या ना हो, पर बहुत ज्यादा ऐसा थ्रेट रहता है कि एक्चुअल वॉर एस्केलेट हो सकता है। बहुत चांसेस होते हैं कि एक्चुअल वॉर हो सकता है, एक फुल फ्लेजेड, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कि फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। दोस्तों, यदि आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। डिप्लोमेसी इज द कोर कंपोनेंट। यहाँ पे क्या था? मिलिट्री इज द कोर कंपोनेंट। यहाँ पे क्या है कि डिप्लोमेसी, आप बातचीत के द्वारा, आप अपने नेगोशिएशन पॉलिसीज के द्वारा, आप अपने तर्क के द्वारा इस वॉर को लड़ रहे हैं। आप अपने कल्चरल सिग्निफिकेंस के द्वारा इस वॉर को लड़ रहे हैं। आप अपने आइडियोलॉजी के द्वारा इस वॉर को लड़ रहे हैं। और इसी के लिए ये जो वॉर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्यों आता है? ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ये वॉर पिक्चर में आया कि एक ने माना सोशलिज्म को, दूसरा ने माना कैपिटलिज्म को, और एक चाहता था कि पूरा वर्ल्ड कैपिटलिज्म को फॉलो करे, जैसे कि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड हो, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो। दूसरा जबकि चाहता है कि नहीं, हमें स्टेट रन इकोनॉमी चाहिए, हम एक्सचेंज करेंगे पर स्टेट सुप्रीम अथॉरिटी होगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होगा सोसाइटी में, और स्टेट इकोनॉमी को रन करेगा और फिर बाद में जाके इसी स्टेट को कम्युनिस्ट स्टेट बनाया जाएगा, जहां पे कोई स्टेट नहीं होगा, कोई क्लास नहीं एग्जिस्ट करेगा, जहां पे मेंटल और फिजिकल लेबर
खत्म हो जाएगा, जिसकी मार्क्स बोलते थे कम्युनिज्म इज अ स्टेट वेयर द स्टेट विल विदर अवे एंड class will wither away, and there will be a situation of stateless and classless society where people will be treated equally. And the famous dialogue or the famous statement he uses for a just society is each according to his need and each according to his capability. What he talks about the entire idea of communism and socialism or capitalism. To understand them, they are a bit complex concepts and can be done in a different video. I just wanted to introduce some of the element of this concept so that you can understand what was the ideological difference was all about. So now come to the Cold War. I have almost answered that what was Cold War. Cold War, if we see, it is a state of tension between two big powers. Which two big power? We have already seen, that is USA and USSR. And the time period of this hostility between USA and USSR was 1945 to 1991, until the disintegration of Soviet Union and the fall of Berlin Wall. I will later explain this point, but we have to here understand that the period of 1945 to 1991 is being called as the period of Cold War era historically. So we can see that the basically it engulfs the entire world, but the major player in this particular war was United States and USSR. So Cold War was a lengthy struggle between the United States and Soviet Union that began in the aftermath of surrender of Hitler's Germany. So like when Germany surrendered, then this period of Cold War eventually started. And why it started, that I have explained it earlier in this video, and but I'm just wanted to summarize it, that in 1941, when the Nazi aggression against USSR turned the Soviet regime into an ally of Western democracy, but in the post-World War period, increasingly divergent viewpoints created rift between these two who were once been in allies. So basically it is saying that कि जो US और USSR एक समय साथ में एक्सिस पावर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, अब उनका डिफरेंट आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट के कारण उनके बीच में मतभेद हो गया था, उनके बीच में मनमुटाव हो गया था, और यही मनमुटाव बाद में जाके दो अपोजिंग कैंप्स के फॉर्मेशन के रूप में दिखता है, और जिसका मेजर ग्राउंड क्या कौन बनता है? यूरोप बनता है। पर क्या हम कोल्ड वॉर को केवल इन दोनों के बीच यानी यूएस और यूएसएसआर के बीच के मतभेद के रूप में ही हमें देखना चाहिए इसको, या फिर इसके अतिरिक्त हमको इसको ग्लोबल कन्फ्लिक्ट के रूप में भी देखना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको हमको एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट के रूप में देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि मे बी यहाँ पे यूएस और यूएसएसआर इस कोल्ड वॉर के मेजर प्लेयर थे, पर इसने पूरे बहुत सारे कंट्रीज को, स्पेशली कंटिनेंट ऑफ यूरोप को अपने अंदर इनगल्फ किया था। यानी द कोल्ड वॉर वाज देयरफॉर नॉट एक्सक्लूसिवली अ स्ट्रगल बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, but a global conflict that affected many countries, particularly the continent of Europe. क्योंकि क्या हो रहा था? अलायंस बिल्डिंग हो रहा था। अलायंस बिल्डिंग जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य जो देश है वो भी शामिल हो रहे हैं, इनके साथ अपना अलायंस बना रहे हैं, और यही बाद में जाकर दो ब्लॉक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और यूरोप जो था मेन थिएटर बना था इस कोल्ड वॉर का। क्यों मेन थिएटर बना था इस कोल्ड वॉर का? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में कि रशिया जो है, यूएसएसआर जो है, वो अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज
को अपने अंदर एसिमुलेट कर रहा था, वहां पे कम्युनिज्म का परचम लहरा रहा था, वहां पे सोशलिज्म को प्रोपगेट करने के लिए बोल रहा था और इनको बोल रहा था कि हमारे साथ विदाउट बैरियर ट्रेड करो, हमारे साथ अच्छा संबंध रखो और हमारे साथ ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म को फॉलो करो। जबकि वेस्टर्न यूरोप का जो पूरा स्टेट था उसने यूनाइटेड स्टेट के साथ इंटीग्रेट किया और उन्होंने क्या बनाया, एक वेस्टर्न ब्लॉक बनाया और इनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट, इनके बीच में अन्य प्रकार की चीजें, लेन देन स्मूथ तरीके से चलती रहे, यहाँ तक कि मिलिट्री सपोर्ट, यहाँ तक कि इकोनॉमिक एड फॉर दिस कंट्री टू रिस्टोर देयर इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। क्यों क्षतिग्रस्त हुआ था? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतने लार्ज स्केल में लड़ा गया तो इनका मैन पावर, मिलिट्री, वेपन, पैसा सब कुछ उसमें झोंका गया था और इसी कारण से जब इतना डिवास्टेटेड लेवल में वॉर लड़ा गया तो अब यूरोप इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका था और इसी के लिए इसको ऐसे दो समृद्ध पावर की जरूरत थी, जो या फिर ऐसे कोई समृद्ध पावर की जरूरत थी जो इनको इकोनॉमी एड दे सके। और उस समय में यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर के पास यह काफी एडवांटेज था क्योंकि ये काफी समृद्ध थे। इन्होंने जर्मनी के खिलाफ वॉर लड़ा था, इनके पास काफी ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेस था और इनके पास काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी थी। तो इसी के लिए ये दोनों समृद्ध थे और दोनों ही कंट्री चाहती थी कि पूरे विश्व पटल में इनका परचम लहराए, इनके आइडियोलॉजी का परचम लहराए और यूनाइटेड स्टेट या फिर यूएसएसआर को मेजर पावर के रूप में देखा जाए। तो दोनों में आप अगर संक्षिप्त भाषा में कहेंगे तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में विश्व गुरु बनने की होड़ लगी हुई थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो ब्लॉक्स बटे हुए हैं, ये है ईस्टर्न ब्लॉक जिसमें पोलैंड है, ईस्ट जर्मनी का पार्ट है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बल्गेरिया है और जबकि हमारे वेस्टर्न पार्ट में पुर्तगाल है, स्पेन है, पेरिस है, ब्रिटेन है और वेस्ट जर्मनी है, इटली है, नॉर्वे है। तो ये जितने भी येलो वाले पार्ट है ये सारे वेस्टर्न ब्लॉक के मेंबर हैं, यानी नाटो के मेंबर हैं और यूएस के साथ अपना अलायंस बना चुके हैं। और यहाँ पे जो वार्सा पैक्ट के मेंबर हैं, जो कि रेड वाला पार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं इन लोग यूएसएसआर के साथ अपना अलायंस बना चुके हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि अब तक तो अलायंस बन चुका है, अब उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे हमको समझना पड़ेगा कि इन लोगों ने ऐसे काफी सारे एपिसोड आए कोल्ड वॉर के फेज के अंदर, जिसको फिर बाद में फेज के अंदर बांटा गया है, जो कि मैं डिफरेंट फेजेस एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगी। पर चूंकि हम कोल्ड वॉर को एज ओवरऑल और होलिस्टिकली समझ रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि इन लोगों ने अपने अपने ब्लॉक्स में डिस्पोजल ऑफ इंटिमिडेशन एंड सबवर्जन, इस वर्ड का यहाँ पे अर्थ है कि इन लोगों ने रिसोर्स भेजना स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिक एड भेजना स्टार्ट कर दिया, अपने मिलिट्री वेपन रखना स्टार्ट कर दिया, ताकि यदि कोई क्लैश होता है फ्यूचर में, वॉर की नौबत आती है, तो दोनों आराम से युद्ध लड़ सके। और ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्यों था ये मैंने आपको समझाया है। और ये क्राइसिस ऑफ वैरिंग इंटेंसिटी के द्वारा पंक्चुएट किया गया है। इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि किस प्रकार का क्राइसिस है। जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गया था, शायद वॉर हो सकती थी, पर चूंकि न्यूक्लियर डेटरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर था और यदि दोनों में से कोई भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता युद्ध में तो काफी मात्रा में क्षति हो सकती थी। तो चूंकि इनको अपने अपने कंट्रीज को बचाना था इस क्षति से, क्योंकि दोनों ही कंट्री जापान का एग्जाम्पल देख चुके थे, और उसको बचाने के लिए इन लोगों ने वॉर को अवॉइड किया। पर वॉर को अवॉइड तो किया, पर साथ ही
फ्यूचर के लिए सेफ रहने के लिए इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन को एक्युमुलेट करना, सोफिस्टिकेटेड वेपन को एक्युमुलेट करना चालू कर दिया, ताकि यदि कोई भी ऐसा वॉर होगा इन फ्यूचर तो ये लोग लड़ पाए। ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड फेज जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ द डॉन, जो कि 1970s के आसपास का फेज है, जहां पे इनके बीच में यूएस और यूएसएसआर के बीच में नेगोशिएशंस बढ़ने लगा और जो टेंशंस जो हैं वो काफी हद तक रिलैक्स हो गया था। Political expert Raymond Aron perfectly defined Cold War system with a phrase that hits the nail on the head. इसका मतलब ये है कि रेमंड आरन ने कोल्ड वॉर को समझाने के लिए एक बहुत सटीक फ्रेज का इस्तेमाल किया, और वो फ्रेज क्या है? इम्पॉसिबल पीस और इम्पॉसिबल वॉर, इम्प्रोबेबल वॉर। तो वहां पे कोल्ड वॉर एक ऐसा पीरियड था जिसमें ना ही आप इम्पॉसिबल पीस ला पा सकते हैं या फिर एक इम्प्रोबेबल वॉर यानी फुल स्केल ऑल आउट वॉर हो सकता है। तो ना ही पूर्णतः शांति थी और ना ही पूर्णतः वॉर हो रहा था। इन दोनों के मध्य का जो टेंशन था, कंफ्लिक्ट था, द सेंस ऑफ कंफ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन दीज टू स्टेट वाज rather defined as the Cold War period or Cold War era, which is from 1945 to 1990s, and the starting of ending of the Cold War era is the fall of Berlin Wall. तो बर्लिन वॉल का जब फॉल हुआ 1989 में, तो वो चीज एक पहली चीज उभर कर आई जब उस चीज को रिमार्क किया गया कि अब कोल्ड वॉर एरा खत्म हो रहा है, क्योंकि ये जो दो ब्लॉक्स का जो डिवीजन है वो काफी ल्यूसिड तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा था। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और बर्लिन में बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया था। और फिर 1991 के आते आते तक कम्युनिस्ट रिजाइम, जो ईस्टर्न यूरोप के जो ब्लॉक्स थे वहां पे कम्युनिस्ट जो रिजाइम था वो भी कोलैप्स हो चुका था, डिसइंटीग्रेट हो चुका था सोवियत यूनियन, और लैटविया, एस्टोनिया जैसे देशों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया था, और पोलैंड सबसे पहला देश था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। और इस पीरियड के बीच में फिर रशिया ने अपनी पॉलिसीज को थोड़ा चेंज किया, और उस समय जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, तो सोवियत यूनियन बिखर चुका था और वहां पे अब इस तरह का एकदम स्ट्रिंजेंट टेंशन यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक तरफ से खत्म होता दिखाई दे रहा था। और इसीलिए हम 1990s को एक पीरियड बोलते हैं जब कोल्ड वॉर अपना एंड में आया और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ, जिसका बेसिस था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े पैमाने में। और इंडिया में भी आप देखेंगे कि उसके बाद ही न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत ही बाद में हमने भी अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज और प्राइवेटाइज किया था और ग्लोबलाइज किया था, जहां पर ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया था और स्मूथ ट्रेड के बारे में एग्रीमेंट किया गया था। तो ये तो हो गई संक्षेप में इस चीज को समझने की बात। पर अब देखिए कि बर्लिन, ये वाला जो पोर्शन, येलो वाला जो पोर्शन है, ये यूएसएसआर का पार्ट था जो कि वेस्ट जर्मनी है, और ये वाला जो पोर्शन है जो कि ईस्ट जर्मनी का पार्ट है। तो ये बर्लिन के बीच में भी डिवीजन था, यहाँ पे यूएसए का पार्ट है और ये यूएसएसआर का पार्ट है, और यहाँ पे बर्लिन वॉल बना था, और ये है बर्लिन वॉल। ये वाला मैप आप देखिए कि यहाँ पे बर्लिन वॉल बना था, और ये वाला बर्लिन वॉल है जिसको 1989 में तोड़ दिया गया था। अब मैं समराइज करूं कोल्ड वॉर को, तो कोल्ड वॉर बेसिकली एक पीरियड था जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी, टेंशन था, राइवलरी थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में। इस कोल्ड वॉर का पीरियड 1945 टू 1990 था। इसमें इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों ही पार्टीज इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हुई कन्फ्लिक्ट्स में, और इन लोगों को अपना अपना आइडियोलॉजी प्रमोट करना था, चाहे वो कम्युनिज्म हो
या डेमोक्रेसी हो, कैपिटलिज्म हो या सोशलिज्म। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है, यूनाइटेड स्टेट एंड यूएसएसआर उभर कर आते हैं सुपर पावर के तौर पर, क्योंकि ये इकोनॉमिकली समृद्ध होते हैं, और फिर बाद में जाके ये बड़े पैमाने में अपने पॉलिटिकल पावर और अपने वेल्थ के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और उसको अपने ब्लॉक्स में बांधने की कोशिश करते हैं। दैट इज द टू ब्लॉक फॉर्मेशन, ईस्ट ब्लॉक एंड वेस्ट ब्लॉक फॉर्मेशन। और यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक समाप्त होने के बाद ही स्टार्ट हुआ, और यह टेंशन ये दो सुपर पावर के बीच में इनिशियली रहा, पर बाद में जाके ये एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट के तौर पर उभर कर आया। इस वॉर को हम अगर समझें तो ये बेसिकली कोई डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कैंप के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का वॉर था। और ये लोग म्यूचुअली एक दूसरे के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को अपोज कर रहे थे, और ये लोग तर्क के आधार पर अपना वॉर लड़ रहे थे। और डिप्लोमेसी इज द कोर कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोल्ड वॉर। ये जो पीरियड था हॉस्टिलिटी का वो 45 साल तक चला था, और कोल्ड वॉर में एक्चुअल और डायरेक्ट वॉर फाइट नहीं किया गया। सो कोल्ड वॉर इज नॉट एन एक्चुअल और डायरेक्ट वॉर। व्हाई इट इज नॉट एन एक्चुअल एंड डायरेक्ट वॉर? बिकॉज यूएस और यूएसएसआर के बीच में डायरेक्ट फाइटिंग नहीं हुई, पर चूंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट फाइटिंग चल रही थी, चाहे वो कोरियन वॉर के केस में देखें, या फिर इंक्रीज टेंशन इन द केस ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के केस में देखें, या फिर वियतनाम वॉर के केस में देखें, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था इन दोनों का, और जो कि बहुत ही ज्यादा टेंस्ड एनवायरनमेंट था, इसी के लिए इसको वॉर कहा गया। और चूंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ा गया यूएस और यूएसएसआर के बीच में, इसीलिए इसको कोल्ड वॉर कहा गया। यह एक डिप्लोमेटिक वॉर था जो कि पोटेंट वेपन से फाउट किया गया, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस, दैट इज द टू ब्लॉक क्रिएशन। स्पाइंग, जासूसी कर रहे थे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये भी समझने के लिए कि क्या वॉर हो सकता है, क्या वॉर नहीं हो सकता है, क्या प्लान कर रहा है यूएसएसआर यूएसए के खिलाफ। यूएसए इसके बारे में जासूसी करता था, सिमिलरली यूएसएसआर भी यूएसए के बारे में जासूसी कर रहा है कि क्या प्लान है यूएसएसआर का, कैसे, यदि वो वॉर की तैयारी कर रहे हैं, वो हमको कैसे मात देने की तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में जानना। तो ये जासूसी उन दोनों के बीच में चल रही थी इस पीरियड में। इन दोनों का बेसिकली प्रोपेगेंडा फैलाना था अपना अपना, कि मेरा कैपिटलिस्ट माइंडसेट चलना चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर को कैपिटलिज्म के माध्यम से डिजाइन होना चाहिए, जबकि सोवियत यूनियन बोलता है कि नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर को सोशलिज्म के माध्यम से डिजाइन किया जाना चाहिए। और इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस, यानी वही जो आपका कुक बिल्डिंग हो रहा था, कैंप्स बिल्डिंग हो रही थी, उसी को समझाने की कोशिश की जा रही है। So it was a diplomatic war, not actual war, but tension was intense in some case scenario, such as Cuban Missile Crisis, such as Korean War. So it was called as Cold War. To summarize the major features, so it was an ideological divide, no direct escalation of war between two superpower, alliance building, arm race was there, so that if any war can take place in future, and it was a global conflict because it engulfed the entire nations also under this period or this tension. Okay, thank you for watching this video.